सीरिया मध्य पूर्व एशिया का एक छोटा सा देश जो अपनी खूबसूरती और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता था। आज यही सीरिया आग और धुएं के गुब्बार से भरा हुआ है। आज इस सीरिया में 13 साल पुराना उनका जख्म फिर से उभरकर सामने आ गया है। 13 साल पुराना जो गृहयुद्ध बंद हो चुका था, आज सीरिया में फिर से सर उठाने लगा है। 26 नवंबर 2024 हयात तहरीर अल शाम एसटीएस के नेतृत्व में विद्रोही सेना ने रात के अंधेरे में अचानक से सीरियाई फौजों पे हमला कर दिया। ये हमला जो है एसटीएस के कंट्रोल्ड वाली इदलिब प्रांत के बेस कैंप से हुआ था। ये हमला इतना तेज था कि सीरियाई फौजों को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। 26 नवंबर को शुरू हुआ ये हमला 29 नवंबर को आते आते जो विद्रोही सेना थी सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पे कब्जा कर लेती है। अलेप्पो पे कब्जा होने के साथ साथ पूरे दुनिया भर के मीडिया की जो नजरें हैं वो सीरिया पे टिक जाती है। अलेप्पो पे जैसे ही विद्रोही सेना का कब्जा होता है तो 29 नवंबर की शाम को सीरिया के राष्ट्रपति असद अल बसर ने टेम्पोरली अपनी सेना को वहां से वापस आने का आदेश दे दिया। जैसे ही ये खबर मीडिया में लीक होती है कि असद अल बसर ने अपनी सेना को वापस बुलाया है, ये कंफर्म हो जाता है। तो विद्रोही सेना ने एसटीएस के नेतृत्व पे अलेप्पो पे कब्जा कर लिया। अलेप्पो सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। 20 लाख से ज्यादा की आबादी वाले इस शहर पे 2016 के बाद से सीरियाई सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल था। उस वक्त सीरिया की सरकार ने रूस के हवाई हमलों के मदद से अलेप्पो शहर को विद्रोही सेना से के कब्जे से बाहर किया था। लेकिन आज फिर से 2016 के बाद पहली बार विद्रोही सेना ने अलेप्पो पे कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर सैकड़ों फोटोज और वीडियोज अलेप्पो शहर के वायरल होने लगते हैं। अलेप्पो शहर की सड़कों पर वैसा ही नजारा देखने को मिला था जैसे कुछ दिन पहले ढाका की सड़कों पर दिखाई पड़ रहा था। 30 नवंबर को सीरिया की एयरफोर्स और रूस की एयरफोर्स जो है वो विद्रोही सेना पे हमला करना शुरू कर देती है। 2016 के बाद ये पहला मौका था जब रूस की एयरफोर्स ने सीरिया में जाके एयर स्ट्राइक की थी। इस एयर स्ट्राइक की खबर पूरी दुनिया भर की हेडलाइन बन जाती है। इन हमलों में 300 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। लेकिन इसके बाद भी जो विद्रोही सेना है वो रुकना बंद नहीं करती है। पहले तो पूरे अलेप्पो शहर पे कब्जा कर लेती है, उसके बाद वो दक्षिण की तरफ मुड़ के उनके दूसरे बड़े शहर हमा की तरफ मुड़ जाती है। अभी तक तो ये खबर मिली है कि जो विद्रोही सेना है एसटीएस के नेतृत्व में वो हमा की तरफ बढ़ रही है। अब यहाँ पे एक सवाल निकल के ये आता है कि आखिर सीरिया में ऐसे हालात बन कैसे गए। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें सीरिया के राजनीतिक इतिहास को समझना। पूर्व एशिया का एक छोटा सा देश है जिसकी कुल आबादी 2 करोड़ 32 लाख है। सीरिया एक मुस्लिम बहुल देश है जिसमें 87% जो जनसंख्या है वो मुस्लिम है। सीरिया अपना बॉर्डर ईरान, इजराइल, तुर्की, लेबनान और इराक के साथ साझा करती है। सीरिया की सरकार का नियंत्रण साल 2000 से राष्ट्रपति असद अल बसर के नेतृत्व में काम कर रहा है। असद अल बसर की सरकार को रूस और ईरान का डायरेक्ट समर्थन प्राप्त है। 2010 में जब मध्य पूर्व एशिया में अरब स्प्रिंग चालू था उस वक्त सीरिया में भी गृहयुद्ध शुरू हो गया था। उस वक्त पूरे सीरिया में सत्ता विरोधी लहर पनपने लगे थे और बहुत सारे जो सत्ता विरोधी ग्रुप बन गए थे। 2010 के अरब स्प्रिंग में सत्ताएं बदल गई। जहां पे कई देशों की सरकारें गिर गई, वहां पे असद सरकार अपनी सत्ता को बचाने में कामयाब रही। जो सबसे बड़ा रीजन था वो था मॉस्को का सपोर्ट। उस वक्त रूस ने खुलकर असद सरकार का समर्थन किया था और रूस की सेना ने अपनी पूरी ताकत के साथ असद सरकार को बचाने के लिए विद्रोही पर हमला किया था। 10 साल तक चले इस गृहयुद्ध में सीरिया में लाखों लोगों ने जान गंवाई थी। इन 10 सालों में 3,80,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे जबकि लाखों लोगों ने अपने देश को छोड़ दिया था। इस 10 साल के गृहयुद्ध में सीरिया को खंडर बना दिया गया था। लेकिन इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट बात क्या हुई थी सीरिया में, इस सीरिया में बहुत सारे विद्रोही ग्रुपों ने जन्म ले लिया था और इसके साथ साथ बहुत सारे विदेशी ताकतें जो हैं सीरिया में अपने जड़ों को मजबूत करने में लगी हुई थी। ये जो विदेशी सरकारें थी उन्होंने सीरिया में क्या किया, बहुत सारे रिबेल्स ग्रुप को जन्म दिया जो जिनको वो डायरेक्टली सपोर्ट करते थे।
2020 में सीरिया के इदलिब प्रांत में एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता हुआ जिसकी मध्यस्थता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने की थी। इस ऐतिहासिक सीजफायर के बाद से जो सीरिया का पूरा कंट्रोल है बेसिकली चार भाग में बट गया था। मतलब सीरिया एक पूरा का पूरा देश तो था लेकिन उसके पूरे कंट्रोल को चार भागों में डिवाइड कर दिया गया था। तो अब हम समझते हैं कि सीरिया के इस पूरे कंट्रोल को डिवाइड कैसे किया गया था। सबसे पहला कंट्रोल जो था वो था सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस के पास में, जिसकी कमान थी राष्ट्रपति असद अल बसर के पास। बेसिकली ये जो सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस है उसके कंट्रोल में सीरिया का 70% के लगभग जमीन आती है। 70% हिस्सा सीरिया का आता है। इनके पास सीरिया का सबसे बड़ा हिस्सा आता है। इन्हीं के नियंत्रण में सीरिया की राजधानी भी आती है। उसके बाद जो दूसरी ग्रुप आती है वो है एसडीएफ, मतलब सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज है बेसिकली कुर्द फोर्सेज जो सीरिया के पूर्वी इलाकों पर नियंत्रण करती है और इनके पास सीरिया गवर्नमेंट फोर्सेस के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंट्रोल है। अब बेसिकली ये एसडीएफ जो है उनको डायरेक्ट यूएस का जो है सपोर्ट और बैकअप प्राप्त है। मतलब यूएस की जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस ग्रुप के तहत सीरिया में मौजूद है। तीसरे नंबर पर जो विद्रोही ग्रुप आती है उसका नाम है एसटीएस, मतलब कि हयात तहरीर अल शाम। एसटीएस का जो पुराना नाम है उसका नाम है अल नुसरा फ्रंट। अल नुसरा फ्रंट का जन्म 2011 में सीरिया के गृह युद्ध के टाइम में हुआ था। बेसिकली अल नुसरा फ्रंट जो था पहले अल कायदा ग्रुप का एक ब्रांच हुआ करता था, लेकिन 2016 में अल नुसरा फ्रंट ने अपने आप को पूरी तरह से अल कायदा से अलग कर दिया और उन्होंने अपना नाम बदल के एसटीएस रख दिया। और उन्होंने ये घोषणा की कि अब उनका जो मकसद है सीरिया को एक मुस्लिम कंट्री बनाना है। 2016 के बाद से एसटीएस जो है पूरी तरह से अलग होकर सीरिया में एक विद्रोही सेना के रूप में काम करने लग जाता है। 2018 में एसटीएस को रूस, अमेरिका और ईरान ने एक टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया, लेकिन एसटीएस जो है उसने अपना कंट्रोल इदलिब प्रांत के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया था। 2020 में इदलिब प्रांत में जब सीजफायर हुआ तो टेक्निकली एसटीएस के कंट्रोल में इदलिब प्रांत आ जाता है और उस वक्त से इदलिब प्रांत पे एसटीएस का ही नियंत्रण था। चौथा जो विद्रोही ग्रुप आता है वो है सीरियन नेशनल आर्मी। बेसिकली सीरियन नेशनल आर्मी जो है वो तुर्की के द्वारा बैक की जाती है। उनको तुर्की का पूरा सपोर्ट हासिल है। सीरियन नेशनल आर्मी के कंट्रोल में टर्की से सटा हुआ जो एरिया है वो आता है। इसमें जो उनके सबसे इंपॉर्टेंट शहर पर कब्जा कर रखा है उनका नाम है तेल अदनान। तेल अदनान के शहर पे सीरियन नेशनल आर्मी का डायरेक्ट कंट्रोल है। तो बेसिकली ये चार पार्ट है, उसके रूप में ही सीरिया को पूरी तरह डिवाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पे एक सवाल निकल के ये आता है कि आखिर एसटीएस ने अचानक से ये हमला क्यों किया। एसटीएस ने अपने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कहा है कि ये जो उन्होंने हमला किया है वो सीरियाई सेना के द्वारा पिछले कुछ महीनों में किए गए इदलिब प्रांत पे हमले का जवाब है, जहां पे बहुत सारे बेगुनाह नागरिक मारे गए थे। एसटीएस ने इतनी तेजी से ये हमला किया है कि उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आज के डेट में वो सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पे कब्जा कर चुकी है, जबकि वो हमा शहर की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि एसटीएस के इन हमलों ने असद सरकार की कमजोरियों को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। इस टाइम पे असद सरकार को विद्रोही सेना को कंट्रोल करने में दिक्कत तो आनी तय है। 2010 में सीरिया में जब गृह युद्ध चालू हुआ था तो उस वक्त सीरिया की असद सरकार को रूस और लेबनान का डायरेक्ट समर्थन प्राप्त था। इन तीनों ने मिलकर असद सरकार की काफी हेल्प की थी और विद्रोही सेना को खदेड़ के बाहर कर दिया था। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। आज के तारीख में रूस जो है यूक्रेन के साथ पिछले 3 सालों से डायरेक्ट लड़ाई लड़ रहा है, जबकि ईरान जो है इजराइल के साथ युद्ध में फंसा हुआ है और हिजबुल्लाह की हालत तो इजराइल ने पूरी तरह से खराब कर दी है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि आज के तारीख में असद सरकार को बहुत ज़्यादा सपोर्ट इन तीनों जगह से नहीं मिलने वाला। तो इसी वजह से अगर आप टाइमिंग देखोगे तो जो एसटीएस ने जो हमला किया था, तो जिस दिन इजराइल का हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम होता है उसी दिन एसटीएस ने जानबूझकर ये हमला किया है। एसटीएस के इन हमलों ने ये तो तय है कि असद सरकार को कमजोर किया है। आगे असद सरकार
इन विद्रोही सेना को कैसे कंट्रोल करती है, इसकी नज़र पूरी दुनिया की टिकी हुई है। उम्मीद है इस खबर के हर पहलू को हमने आपको अच्छी तरह से समझाया है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।